नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनलाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एस.के. गवर्नमेंट कॉलेज कवाली। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित धुरस्वाम्य नाटक पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित धुरस्वाम्य नाटक के पात्र एवं कथा वस्तु। धुरस्वाम्य नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक है, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ। धुरस्वाम्य नाटक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें इतिहास और कल्पना का सम्मिलित रूप है। धुरस्वाम्य नाटक की कथा वस्तु गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दो पुत्रों रामगुप्त और चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। धुरस्वाम्य नाटक का आधार विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त नाटक से संबंध है। विशाख दत्त ने धुरस्वाम्य की जगह अपने नाटक में ध्रुव देवी नाम को लिया। जयशंकर प्रसाद ने राजशेखर द्वारा रचित मुक्तक के धुरस्वाम्य पात्र के नाम से अपने नाटक का नामकरण धुरस्वाम्य रखा। उन्हें यह नाम सुंदर, आदरसूचक और सार्थक प्रतीत हुआ। धुरस्वाम्य नाटक नायिका एवं नारी समस्या प्रधान नाटक है। धुरस्वाम्य नाटक में कुल 3 अंक हैं। धुरस्वाम्य नाटक में कुल गाए गए गीत 4 हैं। अब हम नाटक की कथा वस्तु पर आते हैं। नाटक में महाराज समुद्रगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, परंतु षड्यंत्र के माध्यम से रामगुप्त गुप्त वंश का सिंहासन प्राप्त करता है और धुरस्वाम्य से विवाह भी करता है, जबकि चंद्रगुप्त उससे शादी करने वाला था। रामगुप्त दूसरे राज्यों पर विजय के लिए बाहर निकल पड़ता है। उसके शिविर को शकराज द्वारा घेर लिया जाता है। शकराज द्वारा युद्ध के बदले उपहार में धुरस्वाम्य को प्राप्त करने की इच्छा रखी जाती है। रामगुप्त युद्ध में पराजित होने के डर से धुरस्वाम्य को शकराज के पास भेजने को तैयार हो जाता है। रामगुप्त द्वारा धुरस्वाम्य को शकराज के पास भेजने और रक्षा न करने के प्रस्ताव का धुरस्वाम्य द्वारा विरोध किया जाता है। वह आत्महत्या करने का प्रयास करती है, जिसे चंद्रगुप्त द्वारा रोक लिया जाता है। शकराज के शिविर में अन्य सामंतों के साथ नारी वेश में चंद्रगुप्त और धुरस्वाम्य का प्रवेश होता है और चंद्रगुप्त द्वारा शकराज की हत्या हो जाती है। धर्म परिषद में पुरोहित निर्णय देते हैं कि रामगुप्त का अब धुरस्वाम्य पर कोई अधिकार नहीं है। रामगुप्त के प्रहार से चंद्रगुप्त को बचाते हुए सामंतों द्वारा रामगुप्त की हत्या हो जाती है। सामंतों द्वारा राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय व परिषद द्वारा महादेवी धुरस्वाम्य की जय बोलने के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। अब हम धुरस्वाम्य नाटक के पात्रों के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम धुरस्वाम्य के नारी पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धुरस्वाम्य यह नाटक की प्रधान स्त्री पात्र है। नाटक में रामगुप्त की पत्नी है। नाटक में धुरस्वाम्य नारी के रूप में भावुकता, सहृदयता, प्रेम, स्वाभिमान की गरिमा, सात्विक क्रोध की प्रतिमा, तेजस्विनी, व्यवहार कुशलता एवं बौद्धिक चेतना की प्रतीक है। नाटक में वह चंद्रगुप्त से प्रेम की भावना रखती है। शकराज के पास भेजे जाने के निर्णय पर वह विरोध करती है और आत्महत्या करने का प्रयास भी करती है। धुरस्वाम्य में भारतीय नारी के आदर्श विद्यमान मिलते हैं। वह भारतीय नारी की भांति विषम परिस्थितियों में अपने अयोग्य पति से भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही धुरस्वाम्य को विश्वास हो जाता है कि उसका कायर पति शकराज की शर्त मानकर उसे उसके पास भेंट के रूप में भेज रहा है, वैसे ही धुरस्वाम्य की आत्मसम्मान की भावना आग की लपटों की तरह भड़क उठती है।
धुरस्वामिनी भी अन्य नारियों की भांति हाड़ मांस की बनी नारी है, उसका भी मान सम्मान है। वह मान सम्मान को ठेस पहुंचने पर तिलमिला उठती है। जब शिखर स्वामी उसे यह मंत्रणा देता है कि रानी को राष्ट्र रक्षा यज्ञ में बलि देनी होगी, यानी उसे शकराज की संधि स्वीकार करनी होगी, उसके पास जाना होगा, तब वह सात्विक क्रोध से दीप्त उठती है और अमात्य को फटकारती हुई कहती है, उपाय नहीं तो न सही, निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। वह जब धुरस्वामिनी देखती है कि उसके अनुन्य विनय तथा आग्रह अनुरोध का रामगुप्त पर कोई प्रभाव नहीं होता, तब वह उसे अपने दुश्मन के पास एक उपहार के रूप में भेजने के लिए दृढ़ संकल्प है। तब उसकी वाणी में उसके अद्भुत तेज के दर्शन होते हैं। वह रामगुप्त को ललकारती हुई कहती है, नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूंगी, मैं उपहार में देने की कोई वस्तु नहीं हूं। धुरस्वामिनी में अच्छे बुरे की पहचान करने की अद्भुत क्षमता है। वह रामगुप्त की अयोग्यता, कायरता, क्रूरता को पहचानने में देर नहीं लगाती। धुरस्वामिनी के हृदय में केवल धीर भाव ही नहीं है, वह उसके हृदय में नारी की करुणा, सहानुभूति, क्षमता, ममता आदि कोमल वृत्तियां भी कम नहीं है। कोमा को शकराज का शव ले जाने की आज्ञा देते हुए वह नारी के इन्हीं गुणों को प्रदर्शित करती है। वह व्यंग करते हुए कहती है कि पुरुष के प्रेम के नाम पर जलना है तो जलो। धुरस्वामिनी केवल वीर भोग्य रमणी या सहानुभूति व करुणा का भाव रखने वाली नारी ही नहीं है, अपितु चेतना से परिपूर्ण विदुषी भी है। इसी कारण वह कोमा के बारे में सोचती हुई समस्त नारी जीवन के विषय में विचार करती है कि किस तरह भारतीय नारी प्रेम के नाम पर जलना पसंद करती है। दूसरा नारी पात्र हमारे इसमें नाटक में है कोमा। नाटक में वह शकराज से अंधभाव से प्रेम करती है। वह मिहिरदेव की पुत्री है। वह नारी मर्यादा की रक्षक है। शकराज का धुरस्वामिनी के उपहार के रूप में स्वीकार करने की इच्छा पर उसे समझाते हुए कहती है, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। शकराज की मृत्यु के बाद वह धुरस्वामिनी से शकराज का शव मांगने जाती है। अगला पात्र हमारा है मंदाकिनी। नाटक में वह रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त की बहन है। प्रसाद ने मंदाकिनी को धुरस्वामिनी के पूरक पात्र के रूप में दिखाया गया है। नाटक में उसे राष्ट्रीयता और नारीत्व गुणों से परिपूर्ण पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। रामगुप्त की कायरता पर व्यंग पूर्वक वह कहती है, सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल की धूल उड़ती है। मंदाकिनी अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णतः सजग है। उसे जैसे ही पता चलता है कि रामगुप्त शिखर स्वामी जैसे अयोग्य एवं कायर व्यक्ति के हाथों की कठपुतली बन गया है, तो वह उसे धमकाती है और कहती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। मंदाकिनी धुरस्वामिनी की भांति प्रेरणामयी नारी है। वह न केवल धुरस्वामिनी को अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करती है, अपितु वह अपने ओजपूर्ण गीतों द्वारा और वक्तव्य द्वारा सामंत कुमारों एवं चंद्रगुप्त को भी शकराज के दुर्ग के में साहसपूर्ण जाने के लिए प्रेरित करती है। मंदाकिनी के हृदय में दूसरों के प्रति करुणा की धारा निरंतर बहती रहती है। यही कारण है कि वह संपूर्ण नारी समाज की प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आती है। मंदाकिनी कोमा की दयनीय हालत एवं पतित अवस्था पर सहानुभूति प्रकट करती है और कहती है, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं, जितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से वह पुरुष के चरणों को पकड़ती है और वे सदैव उसको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं। मंदाकिनी एक निर्भीक नारी है। उसके विचार अत्यंत स्वच्छंद है। उसमें अदम्य साहस
और विलक्षण निडरता है। वह राजा रामगुप्त से भी नहीं डरती। वह उसके सैनिकों के कुकृत्य को सबके सामने कह डालती है। अगला पात्र हमारा नारी पात्र है खड्गधारणी। यह नाटक में रामगुप्त सम्राट की गुप्तचर है। दुर्वामनी के रेख देख एवं उसके मनोभाव को जानने के लिए रामगुप्त द्वारा नियुक्त वह नारी पात्र है। दुर्वामनी में अब हम पुरुष पात्रों की चर्चा करते हैं। पहला पुरुष पात्र है चंद्रगुप्त। दुर्वामनी में चंद्रगुप्त मुख्य पुरुष पात्र है। सम्राट समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र है। नाटक में रामगुप्त का वह छोटा भाई है। दुर्वामनी नाटक में वह आत्मसम्मानी, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ एवं नारी को सम्मान देने वाला पात्र है। नाटक में वह शकराज का वध करता है। इस नाटक में वह दुर्वामनी से प्रेम करता है। चंद्रगुप्त अत्यंत सरल एवं सुंदर व्यक्तित्व वाला युवा कुमार है। उसके मन में छल कपट नहीं है। वह कूटनीति में विश्वास नहीं रखता। उसका योग्य चरित्र दिखाया गया है। उसके इस व्यवहार एवं व्यक्तित्व को देखकर दुर्वामनी उसके प्रति आरंभ से ही आकृष्ट है। चंद्रगुप्त की रग रग में रामगुप्त में गुप्त वंश का उज्जवल रक्त प्रवाहित हो रहा है। वह वंश मर्यादा के लिए बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। कुल मर्यादा की रक्षा के लिए वह अपने भाई रामगुप्त के छल पूर्वक राजा बनने का विरोध नहीं करता। चंद्रगुप्त में कुल मर्यादा रक्षा और राष्ट्र गौरव की रक्षा का भाव सर्वाधिक विद्यमान है। वह राष्ट्र गौरव को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए सदैव तैयार रहता है। वह शकराज की संधि की रखी हुई शर्तों को सुनकर तिल मिला उठता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के दुर्वामनी का वेश बनाकर शकराज के पास जाने के लिए तत्पर हो जाता है। वहां जाकर शकराज को मौत के घाट उतार कर अपने राष्ट्र के गौरव और नारी लाज को बचाता है। चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त द्वारा बिना किसी कारण बंदी बनाए ले जाने पर वह अपनी लो श्रृंखलाओं को तोड़कर शेर की भांति गर्जना करता है। कुमार चंद्रगुप्त को विपरीत परिस्थितियों में जीने के लिए विवश होना पड़ता है। वह मन ही मन दुर्वामनी से प्रेम करता है, किंतु रामगुप्त बलपूर्वक उससे विवाह कर लेता है। आरंभ में चंद्रगुप्त को सरल, सौम्य एवं विनम्रता की मूर्ति दिखाया गया है। वह अपने बड़े भाई का आदर करता है और इसी प्रतिष्ठा हेतु अपने समस्त अधिकार त्याग देता है। हमारा दूसरा पुरुष पात्र है इसमें रामगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त का वह बड़ा पुत्र है। नाटक में चंद्रगुप्त का वह बड़ा भाई है। इस नाटक में दुर्वामनी का वह पति दिखाया गया है। वह अयोग्य सम्राट है। नाटक में वह शिखर स्वामी के हाथ की कठपुतली मात्र सम्राट है। युद्ध में पराजित होने के डर से वह दुर्वामनी को शकराज को सौंपने हेतु तैयार हो जाता है। नाटक के अंत में वह मारा जाता है। वह शंकालु हृदय का व्यक्ति है। वह सदैव सबके प्रति शंका रखता है। यही कारण है कि वह राज परिवार के सदस्यों के विषय में ऐसा ही सोचता है। वह सोचता है मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। इसी कारण वह दुर्वामनी के विषय में भी कहता है, जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर ही भीतर न जाने कितने कुछ चक्र चूमने लगेंगे। ये सब विचार उसके शंकालु होने को सिद्ध करते हैं। रामगुप्त केवल शंकालु ही नहीं अपितु कायर एवं कलियु भी है। वह युद्ध में साहसपूर्वक दुश्मन का सामना नहीं कर सकता। वह शकराज की अपमानपूर्ण शर्तें मानकर अपनी पत्नी को दुश्मन को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। बाहरी दुश्मन के आक्रमण से भी अधिक वह दुर्वामनी और चंद्रगुप्त से भयभीत है। उसे संदेह है कि दुर्वामनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। वह इसलिए शकराज के प्रस्ताव को मानने में एक ही चाल
से भीतर और बाहर के सब दुश्मन को हराने का अवसर ढूंढता है। वह अदूरदर्शी राजा है। रामगुप्त शिखर स्वामी की कूटनीति के बल पर राजा तो बन जाता है, किंतु उसमें दूरदर्शिता, विवेकशीलता और शक्ति का भाव है। इसीलिए वह शिखर स्वामी को कहता है, केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो। यही गिरिपथ सब झगड़ों का निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। नारी के प्रति असम्मान की भावना। दुर्स्वामी नाटक में रामगुप्त को नारी विरोधी पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। वह नारी को भोग विलास की वस्तु समझता है। दुर्स्वामी को वह अपने दुश्मन को सौंपने के लिए भी राजी हो जाता है। विलासी एवं कामुक व्यक्ति के रूप में रामगुप्त को इस नाटक में दिखाया गया है। वह हर समय नाच गाने में मस्त रहता है। वह अयोग्य एवं असफल राजा भी है। उसमें क्रूरता भरी हुई है। अगला हमारा पुरुष पात्र है शकराज। शकराज अदूरदर्शी एवं विलासी राजा के रूप में चित्रित किया गया है। कोमा शकराज को प्रेम करती है, किंतु वह निर्मम एवं कठोर प्रेमी है। दुर्स्वामिनी को पाने के लिए रामगुप्त के पास वह प्रस्ताव भेजता है। चंद्रगुप्त के द्वारा नाटक के अंत में वह मारा जाता है। अगला हमारा इस नाटक का पात्र है शिखर स्वामी। नाटक में वह रामगुप्त का स्वार्थी और चापलूस मंत्री है। वह धूर्तता का प्रतीक है। अगला हमारा पात्र है मिहिर देव। दुर्स्वामी नाटक में वह कोमा के पिता हैं। नाटक में वह शकराज के गुरु हैं। शकराज द्वारा दुर्स्वामी को पाने की इच्छा का वह विरोध करता है और यह कहता है, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। शकराज द्वारा अपमानित होने पर यह कहते हैं कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। पुरोहित। अगला हमारा पुरुष पात्र है इसमें पुरोहित। धर्मशास्त्र के अनुसार रामगुप्त से दुर्स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा पुरोहित देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता और अपनी पत्नी को अपने दुश्मन को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, उस व्यक्ति को न पति होने का अधिकार है न ही राजा होने का अधिकार है। इसलिए पुरोहित यह निर्णय देते हैं कि धर्मशास्त्र के अनुसार अब रामगुप्त का अपनी पत्नी दुर्स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। नाटक में पुरोहित निर्भीक पात्र के रूप में चित्रित किए गए हैं। रामगुप्त के धमकाने पर वे कहते हैं, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से नहीं रोक सकते। तो इस नाटक में पुरोहित को बहुत ही निर्भीक पात्र के रूप में चित्रित किया गया है, जो किसी भी प्रकार के लोभ, लालच या धमकाने से नहीं डरते और वही निर्णय करते हैं जो धर्म के अनुसार सही है। अगला पुरुष पात्र इस नाटक में दुर्स्वामिनी में है, उसका नाम है ठिंगिल। यह पात्र बहुत ही छोटा सा इसमें इसका रोल है। वह शकराज का संदेशवाहक है। रामगुप्त के पास शकराज का प्रस्ताव पत्र लेकर ठिंगिल जाता है, जिस प्रस्ताव के अनुसार दुर्स्वामिनी को उसको शकराज को सौंपा जाना है, क्योंकि रामगुप्त युद्ध से डरता है। अब हम इस नाटक के वस्तुनिष्ठ सवालों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
ध्रुवस्वामिनी नाटक किसने लिखा? हम सभी जानते हैं कि यह नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा ऐतिहासिक नाटक है। इसमें कल्पना का और इतिहास का सुंदर मेल है। अगला सवाल है, ध्रुवस्वामिनी नाटक किस प्रकार का नाटक है? हम सभी जानते हैं यह यथार्थवादी और ऐतिहासिक नाटक है। अगला क्वेश्चन बनता है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का शीर्षक किस पात्र के नाम पर रखा गया है? नाटक की नायिका ध्रुवस्वामिनी के नाम पर ही इस नाटक का नामकरण किया गया है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में किस रस की प्रधानता है? हम सब जानते हैं इसमें वीर रस की प्रधानता है, क्योंकि चंद्रगुप्त अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए ध्रुवस्वामिनी की लाज बचाता है और अपने राष्ट्र के गौरव को भी बचाता है। तो इस नाटक में वीर रस की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था। सर्वप्रथम ध्रुवस्वामिनी और खड्गधारिणी किस स्थान पर मिलती हैं? तो ये दोनों पात्र जो नारी पात्र हैं सर्वप्रथम शिविर के पिछले भाग में मिलती हैं। खड्गधारिणी कौन है? वह रामगुप्त की गुप्तचर है, जिसे रामगुप्त ने इसके मनोदशा को, ध्रुवस्वामिनी की मनोदशा को, उसके मन में क्या चल रहा है यह जानने के लिए नियुक्त किया है। समुद्रगुप्त के दो पुत्रों के नाम बताइए। रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त। ध्रुवस्वामिनी का विवाह किससे होता है? नाटक के आरंभ में तो रामगुप्त से होता है और अंत में चंद्रगुप्त से हो जाता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक का खलनायक कौन है? ध्रुवस्वामिनी नाटक का खलनायक रामगुप्त है। अगला सवाल बनता है, सम्राट रामगुप्त के भाई का क्या नाम है? रामगुप्त के भाई का नाम चंद्रगुप्त है, जो उससे छोटा है। शकराज की मृत्यु किसके हाथों हुई? शकराज की मृत्यु चंद्रगुप्त के हाथों हुई। शकराज की प्रेमिका का क्या नाम है? शकराज की प्रेमिका का नाम कोम्मा है। शकराज ने रामगुप्त से संधि करने के लिए क्या शर्त रखी थी? शकराज ने रामगुप्त से संधि करने के लिए ध्रुवस्वामिनी को मांगा था। शकराज के गुरु का क्या नाम था? शकराज के गुरु का नाम मिहिरदेव था और मिहिरदेव की बेटी कोम्मा है। ये हम सभी जानते हैं। रामगुप्त को क्लीव किसने कहा था? पुरोहित ने रामगुप्त को क्लीव कहा था, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी